नमस्कार बच्चों। आज का अध्ययन का जो विषय रहेगा पत्र लेखन। तो पत्र लेखन के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करें। देखिए, पत्र लेखन। पत्र लेखन की परिभाषा से शुरुआत करते हैं कि किस पत्र क्यों लिखे जाते हैं या किस वजह से इनकी शुरुआत हुई। देखो, पत्र लेखन की परिभाषा: दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार उन्हें देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। तो ये पत्र की परिभाषा के तहत ये सामान्य सी जानकारी है कि दूर रहने वाले संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने तथा अपनी कुशलता का समाचार उन्हें देने के लिए पत्र का उपयोग किया जाता है। अतः पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। पत्र लेखन का महत्व देखिए, इसकी पृष्ठभूमि से हम लेते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूर संचार साधनों के क्षेत्र में आज क्रांति हुई है तथा दूर संचार जैसे साधन सर्व सुलभ होने के अतिरिक्त उपयोग भी सिद्ध हुए हैं। दूर संचार साधनों के क्षेत्र में आज क्रांति हुई है तथा दूरभाष जैसे साधन सर्वसुलभ होने के अतिरिक्त उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं। उन साधनों के बावजूद आज फिर पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मतलब दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल, इन साधन सर्वसुलभ हो गए हैं, उनको उपयोग भी सिद्ध हुआ। इसके बावजूद भी पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। उन्हें दृष्टियों से पत्र लेखन आवश्यक और उपयोगी है। उन्हीं दृष्टियों से पत्र लेखन आवश्यक और उपयोगी है। यही नहीं, आधुनिक युग में पत्रों के प्रकार और आकार, विषय पर शैली में भी परिवर्तन हुए। तो आधुनिक युग में पत्रों के प्रकार में, आकार में, विषय शैली होती उसमें भी परिवर्तन हुए। एक और पत्र के माध्यम से हम व्यक्तिगत विचार, चिंतन, अनुभूति, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। तो एक और पत्र के माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत विचार, चिंतन, अनुभूति, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। तो दूसरी ओर व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में, कार्यालय की औपचारिकताओं के संदर्भ में तथा पत्र पत्रिकाओं में अपनी समस्याओं को प्रकाशित करवाने में भी पत्र लेखन को ही महत्व देते हैं। अतएव इस युग में पत्र लेखन का भी विशेष महत्व है। तो इसमें व्यक्तिगत विचार, चिंतन, अनुभूति, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति तो करते ही हैं। तो दूसरी ओर व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में, कार्यालय की औपचारिकताओं के संदर्भ में तथा पत्र पत्रिकाओं में अपनी समस्याओं को प्रकाशित करवाने में भी पत्र लेखन का ही महत्व होता है। ठीक है, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में पत्र का प्रयोग हुआ है, कार्यालय की औपचारिकताओं के संदर्भ में पत्र का प्रयोग हुआ है, पत्र पत्रिका में अपनी समस्याओं को छपवाने में भी पत्र लेखन का प्रयोग हुआ है। तो ये पत्र लेखन के प्रयोग भी आगे, उपयोग भी आगे, किन किन चीज की अभिव्यक्ति होती है उन बातों का जिक्र भी हो गया है। दूर संचार के क्षेत्र में वृद्धि हुई, उसके बावजूद भी पत्र लेखन का आज भी उतना ही महत्व बरकरार है। तो पत्र लेखन का विशेष महत्व है। पत्र लेखन एक कला। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही हैं। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की अभिव्यक्ति दी गई है और पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही हैं। साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य और अंतरंग भावनाओं की अभिव्यंजना आवश्यक है। कलात्मक सौंदर्य, लिखने का उसका तरीका और अंतरंग भावनाओं की अभिव्यक्ति आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं व्यक्त नहीं होती हैं, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। कितनी अच्छी बात लिखी है। देखो, एक पत्र में उसकी लेखक की भावनाएं नहीं व्यक्त होती हैं, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। तो इसमें लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक और साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है। लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति
व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक और साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है। तो इस प्रकार की जो दृष्टि झलकती है व्यावसायिक पत्रों के अलावा सामाजिक और साहित्यिक पत्रों में अधिक झलकती है, जिसमें लेखक की अंतरंग भावनाएं, उसके चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, आचरण, ये सब दिखलाई देते हैं। ये उसके सामाजिक और साहित्यिक पत्रों में अधिक होते हैं। अब देखते हैं पत्रों के प्रकार। पत्रों को विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर दो वर्गों में बांटा। विषय वस्तु और शैली के आधार पर दो भागों में, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भों में, सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें कौन कौन से पत्र आते हैं? व्यावसायिक, कार्यालय, सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जाता है। इन पत्रों में संक्षिप्तता होती है, स्पष्टता होती है और स्वतः पूर्णता की अपेक्षा रहती है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत दो प्रकार के पत्र आते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। सामान्य जीवन व्यवहार करें या अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। सामान्य जीवन व्यवहार करें या अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक, कार्यालय, सामान्य जीवन व्यवहार से संबंधित। तो पहले सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले, दूसरे सामान्य जीवन व्यवहार करें अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले ये पत्र आते हैं औपचारिक पत्रों में। अब है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों के प्रकार। सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र, इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय, कारोबार से संबंधित होती है। क्योंकि व्यावसायिक है तो कारोबार से संबंधित होगी, कार्यालय है तो सरकारी पत्र है तो कार्यालय या प्रशासन से संबंधित होगी। इनकी भाषा शैली निश्चित सांचे में डली होती है और प्रारूप निश्चित होता है इनका। औपचारिक पत्रों की भाषा एक सांचे में डली होती है, प्रारूप निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले पत्र इस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आता है। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इस श्रेणी में आते हैं। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? औपचारिक पत्र लेखन की श्रेणी में। चाहे सरकारी कार्यालय हो, बैंकों हो, व्यावसायिक संस्थान लिखे जाने वाले पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी औपचारिक पत्र लेखन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखें, विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी, अगर कोई आवेदन पत्र करते हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, औपचारिक पत्र। आप देखिए, सामान्य जीवन व्यवहार करें या अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र, ये विशिष्ट में 66 कोण वाला आधा है। यह पत्र परिचित या अपरिचित व्यक्तियों को तथा विविध क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों को लिखा जाता है। इनकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न स्थितियों से संबंध होती है। ये प्राय सामान्य और औपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं। इनके प्रारूप में प्राय स्थिति और संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इसके अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, पूछताछ पत्र, शिकायती पत्र और संपादकों पत्र आते हैं। ये सामान्य जीवन व्यवहार या विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। एक बार फिर, यह पत्र परिचित और अपरिचित व्यक्तियों को या विविध क्षेत्रों से संबंधित अधिकारी को लिखा जाता है। इनकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न स्थितियों से संबंधित होती है। ये प्राय सामान्य औपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं। इनके प्रारूप में प्राय स्थिति और संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। परिचित को लिखेंगे अलग है, अपरिचित को अलग है, विविध क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति लिखेंगे उसके अलग हो सकते हैं। तो इनके प्रारूप में प्राय स्थिति और संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इसके अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, पूछताछ पत्र, शिकायती पत्र, संपादकों पत्र आदि आते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप आप लोगों के सामने रखते हैं। छोटा सा प्रारूप, छोटी क्लास का सा, वह जैसा ही सभी में होता है, आपको याद है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम,
वो जगह, शहर, दिनांक, विषय, मान्यवर महोदय या महोदया, संदेश, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। ऐसा आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। वैसा ही प्रारूप औपचारिक पत्र का होता है। अब ऐसा ही एक प्रधानाचार्य को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र जो सबसे पहले सिखाया जाता है बच्चों को। देखें 6 क्लास का एक पत्र है। देखें, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया, महानगर गर्ल्स स्कूल लखनऊ, जो एक दिनांक है दी गई है। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6A की छात्रा हूँ। मुझे ये मुँह हट गया बेटा, मूल देख लेना। मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 1 सप्ताह तक विश्राम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1/1/2017 से 7/1/2017 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी या आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम, कक्षा 6 और ये वर्ग है ऊपर दिया है तो वही आएगा। तो इस तरह आपने पढ़ा होगा, जैसे आप इस बातों से पूरी तरह परिचित। अनौपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। पत्र लिखने वाले और पाने वाले के बीच नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक तथा अन्य सगे संबंधियों का भी हो सकता है और मित्रता का भी। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। पत्रों की भाषा शैली प्राय अनौपचारिक और आत्मीय होती है। पत्रों की भाषा शैली प्राय अनौपचारिक और आत्मीय होती है। भाषा शैली कैसी होती है? अनौपचारिक और आत्मीय होती है, क्योंकि ये नज़दीकी घनिष्ठ मित्रों को या संबंधियों को लिखे जाते हैं। अगला देखते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप इस तरह लिखे जाते हैं। पता, दिनांक, जैसे प्रिय मित्र, अभिवादन, नमस्कार, नमस्ते, संदेश, तुम्हारा मित्र नाम। इस तरह का ये आपके सामने प्रारूप देखा होगा, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। इसी का एक रूप हम ले लेते हैं सामने। विद्यालय की ओर से पिकनिक पर जाने के लिए धन की मांग करते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। तो देखिए कैसे, जहाँ से लिख रहे हैं, विद्यालय का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय कंकड़बाग पटना, 22 फरवरी, आगे जो भी दिनांक आपको जो भी सन लिखना लिखे। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। हमारी वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, अतः मेरा पूरा ध्यान इसी पर लगा हुआ है। पिछली कक्षाओं की भांति इस बार भी मैं कक्षा में प्रथम आऊँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पहले पढ़ाई के बारे में पिताजी को आश्वस्त करना है। परीक्षाओं की समाप्ति के पश्चात विद्यालय की ओर से पिकनिक का कार्यक्रम बनाया गया है। पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों को 500 रुपया जमा कराना होगा। मेरी भी इच्छा है कि मैं इस पिकनिक पर जाऊं। यह महज पिकनिक नहीं अपितु एक दर्शनीय स्थल की यात्रा है। इस यात्रा से मुझे नया अनुभव प्राप्त होगा, साथ साथ मनोरंजन भी होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे उक्त रकम भेज दें ताकि मैं पिकनिक पर जा सकूं। पिकनिक से लौटकर मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इसके अनुभवों से अवगत कराऊंगा। पिकनिक से लौटकर मैं आपको इसके अनुभवों से अवगत कराऊंगा। माँ को प्रणाम, कमलेश को प्यार, उसका छोटा भाई है इसलिए, आपका प्रिय पुत्र राहुल। ये एक अनौपचारिक पत्र है जो एक पुत्र अपने पिता से पिकनिक में जाने हेतु धन की मांग कर रहा। पत्र के अंग देखो, पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सामान्यतः पत्रिका निम्नलिखित पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे पता होता है, दिनांक होता है, संबोधन होता है, अभिवादन शैली का प्रयोग होता है, पत्र की सामग्री होती है, पता की समाप्ति होती है, स्वनिर्देश होता है और पत्र की समाप्ति होती है और स्वनिर्देश होता है, हस्ताक्षर होते हैं। ठीक ऐसे ही पत्र हम लिखते हैं। तो देखिए, पत्र के बाईं ओर कोने में पत्र लेखक का पता लिखा जाता है। सबसे बाईं साइड से लिखे, उसके नीचे तिथि लिखी जाती है। जैसा पत्र में आपको बतलाया गया। अभिवादन
यस। दूसरा संबोधन तथा अभिवादन। जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए किसी न किसी संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे पूज्य, पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, प्रिय, प्रियवर, मान्यवर। प्रिय संबोधन का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है: अपने से छोटों के लिए, अपने बराबर वालों के लिए, घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए। औपचारिक स्थिति में मान्यवर, प्रिय महोदय, महोदया, प्रिय श्री, श्रीमती, सुश्री, नाम, उपनाम, प्रिय नाम लगा करके प्रिय राजेश आदि से संबोधित किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में महोदय संबोधन शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अगली पंक्ति में हमें अभिवादन के लिए कोई शब्द नहीं देना होता है। अनौपचारिक पत्रों में अपने से बड़ों के लिए नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम जैसे अभिवादन का प्रयोग होता है। जब स्नेह, सुभाषिष, आशीर्वाद जैसे अभिवादन का प्रयोग होता है तो मात्र संबोधन देखते हम समझ जाते हैं कि संबोधित व्यक्ति लिखने वाली आयु से छोटा है। औपचारिक पत्रों में इस प्रकार के अभिवादन की आवश्यकता नहीं रहती है। पत्र में व्यक्ति से पूर्व संबोधन, अभिवादन और वक्तव्य के अंत में अभिनिवेदन का तथा संबंध के आधार पर अलग अलग ढंग से होते हैं। इनके रूप इस प्रकार हैं जैसा ये बतलाएगा। देखो, पिता पुत्र है, संबंध है पिता पुत्र। संबोधन प्रिय अनिल, अभिवादन शुभाशीर्वाद, अभिनिवेदन तुम्हारा शुभाकांक्षी। पुत्र पिता को पूज्य पिताजी, पिताजी लिखेंगे, पुत्र लिखेगा सादर प्रणाम और आपका स्नेहकांक्षी। अगर पिता लिख रहा है पुत्र को तो कैसे लिखेगा? प्रिय अनिल। अभिवादन कैसे लिखेंगे? शुभाशीर्वाद। अभिनिवेदन तुम्हारा शुभाकांक्षी। पुत्र लिखता है तो पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, तो आपका स्नेहकांक्षी। पुत्र लिखे स्नेहकांक्षी होता है और शुभाकांक्षी होता है। माता पुत्र को प्रिय पुत्र, शुभाशीष या शुभाशीर्वाद, वही पिता वाला, तुम्हारी शुभाकांक्षिणी, तुम्हारी शुभाकांक्षिणी, तुम्हारी शुभ की आकांक्षा रखने वाली शुभाकांक्षिणी। पुत्र माता को पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम, स्नेहाकांक्षी, आपका स्नेहाकांक्षी। मित्र को प्रिय भाई, मित्र या प्रिय रमेश आदि, प्रसन्न रहो आदि, और तुम्हारा मित्र। गुरु शिष्य, प्रिय गुरु शिष्य को लेकर प्रिय कुमार, चिरंजीव कुमार, सदा शुभाशीर्वाद, तुम्हारा सत्यसी या शुभ चिंतक। शिष्य गुरु, श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव, सादर प्रणाम, आपका शिष्य। दो परिचित व्यक्ति लिखते हैं प्रिय महोदय, सप्रेम नमस्कार, बहुधीय। अग्रज अनुज को, यानी बड़ा भाई छोटे को लिखेगा तो प्रिय सुरेश, शुभाशीर्वाद, तुम्हारा शुभाकांक्षी। छोटा अनुज अग्रज को लेकर पूज्य भैया, भ्राता जी, प्रणाम, स्नेहाकांक्षी। स्त्री पुरुष को, अनजान स्त्री या पुरुष को प्रिय महाशय, बहुधिया। पुरुष स्त्री को लिखते हैं, पुरुष स्त्री को लिखते हैं तो प्रिय महाशया और बहुधिया लिखेगा। ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष स्त्री परिचित है, पुरुष स्त्री से तो कुमारी कमला जी, बहुधिया। स्त्री पुरुष परिचय भाई कमल जी, बहुधिया। पति पत्नी प्रिय या प्राणादि के, शुभाशीर्वाद, तुम्हारा सत्यसी। पत्नी पति को लिखती है तो मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणधान, सादर प्रणाम, आपकी स्नेहकांक्षिणी। पत्नी अगर पति को लिखती है तो मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणादान, सादर प्रणाम, आपकी स्नेहकांक्षी। पति लिखता है पत्नी को तो प्रिय प्राणादि के, शुभाशीर्वाद, तुम्हारा सत्यसी। छात्र प्रधानाध्यापक मान्य महोदय प्रणाम, मान्यवर महोदय प्रणाम, आपका आज्ञाकारी छात्र। अभिवादन शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए, जैसे पूज्य भाई साहब, सादर प्रणाम, प्रिय विवेक, ये पूर्ण विराम आपको लगाना चाहिए। अगला देखते हैं, पत्र सामग्री। पत्र अभिवादन के बाद की पत्र सामग्री देनी होती है।
अभिवादन के बाद पत्र की सामग्री देनी होती है और पत्र के माध्यम से जो हम कहना चाहते हैं या कहने जा रहे हैं वही पत्र की सामग्री कहलाती है। पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर। अनौपचारिक पत्र के अंत में लिखने वाले और पाने वाले की आयु, अवस्था, गौरव, गरिमा के अनुरूप स्वनिर्देश बदल जाते हैं। जैसे तुम्हारा, आपका, स्नेही, आपका आज्ञाकारी, शुभचिंतक आदि। औपचारिक पत्रों का अंत प्राय निर्धारित स्वनिर्देश द्वारा होता है, जैसे यथा, बहुदीय, आपका शुभेच्छु आदि। परंतु अनौपचारिक पत्रों में लिखने वाले और पाने वाले की आयु और अवस्था और गौरव और गरिमा के अनुरूप स्वनिर्देश बदल जाते हैं। तुम्हारा, आपका, स्नेह, आपका आज्ञाकारी, शुभचिंतक आदि। औपचारिक पत्रों का अंत प्राय निर्धारित स्वनिर्देश द्वारा होता है, बहुदीय, आपका शुभेच्छु आदि। प्रभावशाली पत्र कैसे लिखें, क्या सावधानी रखें? देखो, पत्र का लेख सुंदर, शुद्ध और सुवाच्य होना चाहिए। पत्र का लेख सुंदर, शुद्ध और सुवाच्य होना चाहिए। सुंदर, शुद्ध होना चाहिए, सुवाच्य, अच्छे से पढ़ने योग्य होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सुंदर लिखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, वाक्य छोटे, असंदिग्ध हो। पत्र की भाषा कैसी हो? सरल हो, वाक्य छोटे हों और असंदिग्ध हों। पत्र की विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिख सकते हैं। पत्र के विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिख सकते हैं। पत्र विषय की पुनरावृत्ति कभी ना करें। औपचारिकता को अधिक विस्तार न दें। आवश्यक बातों को प्राथमिकता देकर पहले लिखें। पत्र में कभी कठिन भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कठिन भाषा व शब्दों का प्रयोग। आवश्यक बातों को प्राथमिकता देकर लिखें। औपचारिकता को अधिक विस्तार न दें और बार बार पुनरावृत्ति ना करें। और पत्र के विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिख सकते हैं। वाक्य छोटे हों, सरल हों, असंदिग्ध हों। पत्र का लेख सुंदर हो, स्पष्ट हो, शुद्ध हो, सुवाच्य हो। और ये धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पत्र अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इस पत्र की इस सामग्री को पढ़कर एक अच्छा पत्र लिखने का कौशल अपने अंदर विकसित कर पाएंगे। और मैं आशा करूँगा कि आप पत्रों को लिख कर, पढ़ करके, समझ करके, लिख कर अभ्यास करें ताकि आप में पत्र लेखन के कौशल का विकास हो सके। धन्यवाद।